नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आज टॉप 15 प्रश्न करेंगे बिना पेन उठाए। इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। और खास करके जो एनटीपीसी सीबीटी टू मेंस जो चलने वाला है वो कैंडिडेट अवश्य आप लोग देख के जाएं, और जिसका आगामी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी अति महत्वपूर्ण के लिए है और टाइम टेकन वाले प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और बिल्कुल पेन उठाने की आप लोग को आवश्यकता नहीं होगा। सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, यदि अभी आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पल पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधे पहला नंबर प्रश्न की ओर। बिना कुछ विलंब किए आप लोग को पता होनी चाहिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आप लोग के लिए है, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी टू मेंस हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो या स्टेट्स एग्जाम या अदर अति महत्वपूर्ण इत्यादि जो भी आपका आगामी हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है मेरे दोस्त, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सवाल को कैसे हम न्यू अप्रोच से करते हैं जिसमें कि पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं हो और क्वेश्चन हम करके आए और समय बच जाए आगे प्रश्न के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे और ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला गया है कि कमलेश 10,000 रुपया में कुछ साड़ी और कुछ सूट खरीदता है, ठीक है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 15,000 और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 रुपया है। तो साड़ी सूटों की कुल संख्या 8 है। इतना तो पता चल गया कि साड़ी और सूट कुल संख्या 8 है। तो क्या ऑप्शंस की ओर यदि हम चलते हैं तो 4 साड़ी और 6 सूट, ये तो 10 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो ये नहीं हो सकता। एक जो ऑप्शन दे रहे हैं तो वो तो भारी गलती कर रहे हैं, है ना। अब 4 4 8 ये हो सकता है, तीनों ऑप्शन में तीनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक सूट और साड़ी की संख्या क्या है ये आपको बता, कितने सूट है कितने साड़ियां हैं, जिसका कुल मिला के 10,000 रुपया आपके पास प्राइज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सूट की कीमत आपके पास क्या दिया गया था, एक सूट की कीमत 1,000 था और एक साड़ी की कीमत 1,500 था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन 4 साड़ी और 4 सूट। तो 4 साड़ी का कीमत क्या हो जाएगा, एक साड़ी का कीमत 1,500, 4 साड़ी का कीमत 6,000। इसी प्रकार एक सूट का कीमत 1,000 रुपया, 4 सूट का कीमत कितना हो गया मेरे दोस्त, 4,000। क्या टोटल मिलकर 10,000 रुपया हो रहा है, क्या टोटल मिलकर 10,000 रुपया हो रहा है, अरे हो रहा है ना, यही तो खोज रहा है मेरे भाई, यही तो खोज रहा है। खोज रहा है या नहीं खोज रहा, कि 10,000 रुपया टोटल साड़ी और सूट का मूल्य निकल के 10,000 रुपया आता है। ये आपका प्रूफ हो गया कि हाँ ये मूल्य इतना है। समझ गए आप। तो यहाँ पेन पकड़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं था, ये कैलकुलेशन हमने किए हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, हाँ 4 साड़ी 4 सूट है यानी कि ये 4,000, ये 6,000, 6 4 10,000। तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाए। समझ गए आप। अरे क्या समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इस तरह अप्रोच से आप लोग को प्रश्न को बनाना है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी सीबीटी वन मेंस 5 जून में पूछे गए थे और ये हो सकता है आगामी आने वाले मेंस में पूछा जा सके, ठीक है। तो ये भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल इजी वे। 12 विद्यार्थियों की संख्या में अंक x 28 35 56 इस तरह दिया गया है और लास्ट y है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम अंक है। यानी x जो है ना मेरे दोस्त, ये जो संख्या होगा ये न्यूनतम होगा, न्यूनतम जब होगा तो ये 28 से भी नीचे होगा, और y जब अधिकतम होगा तो ये सब में अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या 83 है, तो ये 83 से भी ऊपर होगा y। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यदि न्यूनतम संख्या x है मेरे दोस्त तो 28 से नीचे संख्या होनी चाहिए, है ना। यदि न्यूनतम बोला गया है कि x सबसे न्यूनतम संख्या है, तो सबसे न्यूनतम यदि x संख्या है मेरे दोस्त तो ये तो 28 से नीचे भी होना चाहिए ना। तो 28 से यदि एक्स वाई का वीडियो पूछ रहा है तो 28 से नीचे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 28 से ऊपर है। तो यानी हमको पता चल गया कि 3 और 4 ऑप्शन में आपका हो सकता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक। और y अधिकतम है यानी y 83 से ऊपर है, तो दोनों में 83 से ऊपर है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर प्रक्रिया करते हैं। यदि इससे अंकों का परास 70 हो, तो अंकों का परास क्या होता है मेरे दोस्त, अरे वही होता है ना सबसे हाईएस्ट, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक का जो माइनस करेंगे, जो माइनस आएगा वही तो परास होगा। तो क्या परास 70 आ रहा है माइनस करने के बाद, तो जी इसको माइनस कर रहे हैं तो ये भी 70 हो रहा है और ये भी 70 हो रहा है। अब क्या करें, ये भी परास भी काम नहीं दे रहा है आपको, तब आपको औसत लेके चलना। इसका औसत 64 है। तो 12 संख्याओं का औसत 64 है मेरे दोस्त, 12 संख्याओं का औसत 64 है। तो 12 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 12 गुना 64 करते हैं तो कुल संख्याओं का योग चले आएगा। तो कुल संख्याओं का योग चले आएगा तो बच्चों का 48 कोई भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा, होगा या नहीं होगा। इतना तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इकाई डिजिट पे कुछ भी होगा तो 8 होगा, ठीक है। तो ये संख्याएं को योग करके, जो योग करेंगे हम ये 12 संख्या, इसका योग करके इकाई डिजिट पे 8 आनी चाहिए। तो इकाई अंक को हम जोड़ लेते हैं, तो ये 0 हो गया, 3 9 3 12 1 13 13 5
18 और 3 21, 8 29 और 6 35 और 5 40, 8 48, यानी ये संख्या तो 48 हो गया यहाँ तक। और एक्स वाई का वैल्यू बचा हुआ है, तो एक्स वाई वैल्यू अब तो यही दोनों में तो कोई एक हो सकता है। तो यानी इसका सिंगल डिजिट देते हैं 550, यानी कि 10 जीरो आ गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, इकाई डिजिट पे 8 ही तो आएगा, इकाई डिजिट पे 8 आएगा, यहाँ भी 8 है, तो यानी उत्तर आपका 3 के साथ चले जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब बात करते हैं चौथा क्यों नहीं होगा। तो चौथा यदि इकाई डिजिट जोड़ते हैं तो 3 3 6, और 48 में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो 54 आ रहा है, तो इकाई डिजिट पे 4 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इकाई डिजिट पे 8 होनी चाहिए। तो इसीलिए आंसर आप लोग का 3 के साथ चले जाएगा। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? तो ये अप्रोच से आप लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। बोला गया 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्याएं क्या होगा। 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत क्या है कि लगातार उसका जो भी अंतर होगा वो सेम होगा, जैसे कि 2 3 4, इसी को तो आप क्रमागत संख्या बोलेंगे। क्रमागत मतलब कि क्रमागत लगातार, यानी जो भी अंतर आएगा सेम आएगा। तो 3 संख्याओं का क्रमागत का योग 126 है, तो क्या बता सकते हैं आप 3 संख्या का औसत क्या होगा। अरे 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये एक संख्या हो जाएगा, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या। तो औसत तो बीच वाला होता है या नहीं होता है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि ये है, तो इसको यदि 3 से आप भाग दीजिएगा तो इसका औसत ही तो निकल के आएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी औसत ये 42 निकल के आया या नहीं निकल के आया। ठीक है, औसत यदि 42 निकल के आया, तो ये तो क्रमागत है मेरे दोस्त, क्रमागत है, तो ये तो 41 हो जाएगा, और ये 42 है तो ये 43 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो तीनों का योग करेंगे तो 126 के मेरे पास बराबर आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 43 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट जो संख्या का योग है, इसमें जितनी संख्या का योग है उससे भाग देने पे इसका औसत एवरेज निकल के चले आएगा। ठीक है, अब क्रमागत बोला गया था, तो क्रमागत आगे पीछे हम इजिली कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टोटल प्रश्न जो होंगे मेरे दोस्त, इसमें 15 टोटल प्रश्न होंगे बिल्कुल। और कितने प्रश्न को बिना पेन उठाए आप लोग बना सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। क्या 15 में 15 प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, तो ये लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ गए? चलते हैं सीधे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें भी पेन उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल इजी वे कर सकते हैं। इसका लाने का उद्देश्य ये हर एक स्टूडेंट प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उद्देश्य इसका लाने का यही था कि कितने सबसे आप लोग पेन उठाए बिना जिस आगे प्रश्न आया आप लोग सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। कैसे? तो बोला गया है 20 और 28 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहली बात, एचसीएफ क्या हो जाता है। अरे सबसे पहली बात मेरे दोस्त, एचसीएफ क्या हो जाता है, तो एचसीएफ तो वही होता है ना कि जो ये संख्या दिया गया है इसको पूरी तरह भाग कर दे, उसी को तो आप एचसीएफ बोलते हैं। बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाज्य कर दे, उसे तो आप एचसीएफ बोलते हैं। तो ये 20 और 28 कौन सी संख्या है, यहाँ तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया होगा, तो यानी कि एचसीएफ कौन सी ऐसी संख्या है जो 20 और 28 को पूरी तरह विभाज्य कर दे। क्या 10 कर पाएगा, 10 20 को तो कर पाएगा लेकिन 28 को नहीं कर पाएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या 5 5 20 को तो कर पाएगा लेकिन 28 को नहीं कर पाएगा, ये भी उत्तर नहीं। क्या 20 20 को तो 20 को कर पाएगा, 28 को नहीं कर पाएगा, ये उत्तर नहीं हो जाएगा। एक ही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? ऑप्शन से यदि करते हैं, मेंस के लिए जा रहे हैं, एक नंबर आप लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा यदि आप लोग सीख के जाते हैं। इसलिए जो जो मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो अवश्य ये प्रश्न देख के जाएं। ठीक है, और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ से तो इसका कहानी निकल गया, आंसर आ गया। तो एलसीएम वो बड़ी संख्या होती है जो 20 और 28 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो वो संख्या 140 है जो 20 और 28 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा, और एचसीएफ इसका 4 हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू दोस्त हैं जो मेंस के लिए जा रहे हैं या आगामी एग्जाम्स के लिए हैं, उसके पास शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है मेरे दोस्त, और हर एक एग्जाम्स में ये प्रश्न देखते आ रहा है 2008 से, जो रेलवे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, किस अप्रोच से करें जो जल्दी सॉल्व हो जाए, तो उस विधि से हम लोग मेथड देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति था, वो अपनी धनराशि, कुछ धनराशि उसके पास होगा, उसका आधा भाग 5% की दर पे, और उसका 1/3 भाग 8% की दर पे,
और शेष भाग यानी कि 1/2 भाग और 1/3 भाग देने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको 10% प्रति वर्ष की दर पे निवेश करता है। तो तीनों निवेश से उसकी कुल आय प्रति वर्ष 820 रुपया है, समझ गए। यानी तीनों जो निवेश करता है इसका इंटरेस्ट जो होता है प्रति वर्ष 820 रुपया होता है। तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है ये आपको बताना, ठीक है। तो पहला बार धनराशि जो किया गया था मेरे दोस्त, तो पहला धनराशि क्या था इसका, अरे पहला धनराशि कितना इन्वेस्ट किया था, तो बोल तो सकते हैं इसमें हाफ पहला धनराशि इन्वेस्ट किया। दूसरा कितना किया, 1/3 किया। तीसरा क्या करेगा, तो ये एक दोनों का जो बचेगा ना शेष, दोनों इन्वेस्ट का करने के बाद जो शेष भाग बचेगा वो बचेगा। अब शेष क्या बचेगा, तो पहला भाग था तो 1/2, दूसरा भाग 1/3, तो टोटल भाग कितना आ गया 5/6। अब शेष कितना बच जाएगा, शेष यदि एक में माइनस करते हैं तो यहाँ 1/6 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। यानी शेष धन जो इन्वेस्ट करेगा वो धन का 1/6 तो ही करेगा। तो ये सब क्या मेरे पास, ये तो धन का ही तो अनुपात आया मेरे दोस्त, साफ साफ बोला जा रहा है ये सब धन का तो ही अनुपात है ना। अरे है ना, ठीक है। तो इसको एक काम कीजिए, इसको रेशियो में आप लोग पूर्णांक से इसको आराम से तोड़िएगा उथी में। तो क्या करना पड़ेगा, तो नीचे जितनी आपका हर दिया गया है इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। यानी कि ये जो रेशियो आया मेरे दोस्त, ये मेरा धनराशि का रेशियो है, समझ गए। ये मेरा धनराशि का रेशियो है। तो धनराशि का रेशियो का योग टोटल कितना हुआ, 3 2 5 1 6x। यानी जो भी उत्तर होगा, अरे ये भी तो धनराशि ही है ना, ये भी तो धनराशि का रेशियो आया। यानी कि जो भी उत्तर होगा वो 6 के मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 6 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। तो 6 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, एक ही संख्या निकल के आ रहा है 12,000। तो उत्तर ही 12,000 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताइए क्या दिक्कत था, क्यों हम 5%, 8%, 10% ढोने लगे। हाँ, यदि इसको भी यदि आप प्रोसेस से करना चाहते हैं, यदि न्यू स्टूडेंट है प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप इजी वे सीख सकते हैं। तो पहले हाफ जो धन था वो कितना परसेंट दर पे, 5% की दर पे। दूसरा जो 1/3 था कितना परसेंट की दर पे, 8% की दर पे। तीसरा जो था कितना बचा था, और तीसरा 1/6 ही तो निकला था, ये कितना परसेंट की दर पे, 10% की दर पे। यहाँ से इंटरेस्ट करने के बाद इसको कितना ब्याज मिला, 820 रुपया मिला। मिला ना, अरे मिला ना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 5/2 प्लस 8/3 परसेंटेज है वो हमने गैप कर दिया, ठीक है। 10/6 बराबर 820, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो आप 6 हो जाता है, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 41/6% बराबर कितना आ जाएगा, 820। तो ये कितना बार में चला गया, तो ये 20 बार में चला गया। तो यानी एक का वैल्यू कितना आया, 120। तो 100 का वैल्यू, मूलधन तो 100% मानते हैं आप, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12,000 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चाहे इस विधि से बनाए या उस विधि से बनाए, जिससे भी बनाए उससे उत्तर आपका आ सकता है। बट इससे यदि आप बनाइएगा थोड़ा सा आपको टाइम टेकन देना होगा, जो कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। और यदि आप इससे बनाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा मेरे दोस्त, कि हम जान गए हैं कि रेशियो, धन का रेशियो 3 2 1 के अनुपात में आ गया। यानी टोटल धन का रेशियो जो योग होगा 6x के बराबर हो जाएगा। तो यानी 6x के बराबर हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई, एक ही संख्या है 1200, इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर, ठीक। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें बोला गया कि इसका चौथा समानुपाती क्या होगा, यानी कि ये चौथे संख्या पे क्या रखा जाए जो अनुपाती ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे ये तो 3/8 रेशियो था, ठीक है। तो एक चौथा अनुपाती यहाँ क्या रखा जाए जो रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कि ये रेशियो 3 और 8 के बराबर हो जाए। तो 3 और 8 रेशियो बराबर करने की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा बोलते नहीं हो। यदि हम इसको 4 से भाग देते हैं तभी तो 3 आया, फिर भी इसको 4 से भाग देना पड़ेगा एक्स को। तो यानी एक्स के जगह पर क्या रखे जो कि 4 से भाग देने पर 8 आए। तो साफ साफ बोलिएगा कि एक्स के जगह पर 32 तो आप रख दीजिए, 4 8 32 हो जाता है, यानी 32 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, समझ गए, ठीक है। तो रेशियो बराबर करना था, इसमें कोई ज्यादा झमेला था नहीं। तो आप लोग रेशियो बराबर समझिए प्रश्न को, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से उठा के 3/8 बराबर 12/x कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा, लेकिन इजी वे समझ के करना है तो ऐसे भी प्रश्न आप लोग बिना पेन उठाए इसको कर सकते थे, ठीक है, समझ गए। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मस्त प्रश्न है ये। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 25 वास्तविक संख्याओं का समाध्य माध्य 110 है, ठीक। 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12 पूर्णांक सही 1/2 है, ये याद रखिएगा। इतना की वृद्धि की जाती है और 10
अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है और जो शेष 5 संख्याएं बच जाता है ना वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई वृद्धि और हानि नहीं होती है। तो आपको बताना है समांतर माध्य का नया माध्य क्या हो जाएगा ये सब वृद्धि करने के बाद। तो 25 संख्याओं का पहले माध्य कितना था? 110 था ना? ठीक है। और 10 संख्याओं का माध्य कितना जुड़ गया? अरे 10 संख्याओं का माध्य कितना जुड़ गया मेरे दोस्त? यानी 25/2। अरे यही होगा ना, 12 को 12.5 पूर्णांक को तोड़िएगा तो 25/2 तो ही आएगा। तो यानी 10 संख्याओं का एवरेज में कितना इतना की वृद्धि हो जाती है, लेकिन संख्या में कितना की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। अच्छी बात है। और लास्ट जो 10 संख्याएं जो इसके आगे है उसमें कितना की वृद्धि हो जाती है? 15 की यदि वृद्धि हो जाती है तो संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 150 का। समझ गए? ये औसत है इसका। और लास्ट 5 संख्याएं अपरिवर्तित रहती है, इसमें घट-बढ़ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगा? 7 275। तो 275 ये संख्याएं में वृद्धि हो रहा है, यहाँ मेरा औसत निकल के आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये संख्याओं से वृद्धि हो रहा है 275, तो औसत में कितने से वृद्धि हो जाएगी? तो टोटल संख्या से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया? 11। यानी कि जो पुराना औसत था, न्यू औसत जो आएगा उसमें 11 ऐड हो जाएगा। तो 11 यदि ऐड हो जाएगा मेरे दोस्त तो 121 न्यू औसत इसका निकल के चले आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? अरे क्या समझ गए? ठीक है। तो इतना गुना करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आप लोग कितना वृद्धि हुआ इसको संख्या में लाके और इसको औसत में परिवर्तित कर देना है, क्योंकि हमको औसत पूछा गया है तो पुराना औसत में न्यू औसत जोड़ देंगे तो मेरा टोटल न्यू औसत चले आएगा, न्यू माध्य चले आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, इसका एक अलग से आप लोग को सॉल्व लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल आप लोग इजी वे ऐसे भी कर सकते थे। बोला जा रहा था कि 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी खंभे की लंबाई क्या होगा। अब आपसे पूछते हैं कि आप जिस रूम में भी हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप जिस रूम में भी हैं मेरे दोस्त, उस रूम में सबसे लंबी आपको खंभे रखना हो या सबसे लंबा बांस की लकड़ी रखना हो या कोई भी चीज़ सबसे लंबी आपको सबसे लंबे खंभे रखना, तो आप किस रूप में रखेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। आप किस रूप में रखेंगे? क्या ऐसे रखेंगे सबसे लंबा खंभा आएगा? क्या ऐसे रखेंगे सबसे लंबा खंभा आएगा? या विकर्ण को रखेंगे तो सबसे लंबा खंभा आएगा? तो साफ साफ एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि कोई भी आयाम होगा इसमें सबसे लंबे खंभे जो रखने की पारी आएगा ना, सबसे लंबे खंभे जो होगा ना, तो ये विकर्ण ही सबसे लंबा होता है मेरे दोस्त। कोई भी आयाम में सबसे लंबी भुजा दोनों विकर्ण की लंबाई हो जाता है, तो यानी कि ये विकर्ण ही सबसे लंबा होगा। समझ गए? ये विकर्ण ही सबसे लंबा होगा। तो आयाम का विकर्ण, ये तो हमको विकर्ण निकालना है, तो आयाम का विकर्ण क्या हो जाता है? सॉरी, एक कमरे का आयाम क्या हो जाता है? अरे एक कमरे का आयाम क्या हो जाता है मेरे दोस्त? एक कमरे का विकर्ण आपको निकालना है, तो विकर्ण आप कैसे निकालिएगा? तो विकर्ण आप यही तो निकालते हैं कि लंब का स्क्वायर और इसका आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर करके रूट अंडर कर दीजिए, यही तो होता है। अरे होता है या नहीं होता है? ठीक है, हाँ यही होता है। यदि हम विकर्ण निकाले तो इसको इस विधि से हमको निकालना पड़ेगा। तो एल का स्क्वायर कितना? ये 100, ये 8 अटे 64, ये 36, 64 36 100, यानी कि रूट अंडर 200 गुरुजी आ जाएगा। ये यही आपका आंसर होगा। तो क्या रूट अंडर 200 किसी का स्क्वायर है? क्या 200 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। यानी कि उत्तर जो भी आएगा वो पूर्णांक में आएगा, यानी कि रूट अंडर में आएगा। तो रूट अंडर में एक ही ऑप्शन दिया गया था मेरे दोस्त, 2 नंबर इस करेक्ट आंसर। हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। समझ गए? हम डायरेक्ट इसको, यदि जो स्टूडेंट मैथ्स में बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ये भी करने नहीं जाएंगे, सवाल को पढ़ेंगे बस इसका स्क्वायर करने भिड़ जाएंगे। वो 100, हाँ यानी रूट अंडर 200 हुआ, 200 हुआ तो ये 18 तो हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, 14 तो 196 हो जाएगा, यानी उत्तर बचा एक ही। तो यहाँ तो ये भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपको बताने के लिए हम प्रोसेस किए हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो कभी भी प्रश्न में पूछे कि एक कमरे में सबसे लंबी रखे रखने वाली खंभे क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, उसका विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण निकाल लीजिए, वो खंभे लंबे की खंबाई कितना होगा, यानी कि 10√2 में इतना आयाम वाली कमरे में 10√2 मीटर का लंबा खंबा एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में और मेंस में भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी बिल्कुल बेहतरीन सॉल्व के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक, बोला जा रहा था कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, विजय प्रत्याशी में कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए।
और उसके प्रतिद्वंदी यानी हारने वाले जो थे 6800 मत मिले, जो कि कुल मतों का 34% था। तो कुछ मत अमान्य भी हुए, कुछ मत जो था वोट जो दिए गए थे कुछ अमान्य भी थे, कुछ रद्द भी हुए थे। तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत से जीता और असामान्य मतों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो उम्मीदवार जीता है वो कितने वोट से जीता है और कितने रद्द आपका वोट हुआ है, ये आपको संख्या में बताना है। ठीक है, तो यदि हम मान के चलते हैं मेरे दोस्त कि प्रतिद्वंदी यदि 6800 वोट लाया, प्रतिद्वंदी हारने वाला यदि 6800 वोट आया, तो यही तो कुल मतों का 64% था। अरे यही तो कुल मतों का 64% था ना। तो 64% यदि कुल मतों का था, तो 64% यदि कुल मत लाया तो लाया तो 6800, यानी कि हम बोल सकते हैं 64% का वैल्यू 6800 के बराबर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? साफ साफ बोला गया है ना कि जो हारने वाले थे वो 6800 वोट मिलने मत मिले, जो कि कुल मत का 34% था। यानी कि 34% का वैल्यू इतना, तो कुल मत कितना है 100% हम निकाल लेते हैं, तो मेरा कुल मत निकल जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो आप बोल सकते हैं गुरुजी 20,000 टोटल वोट आपका पड़ा था। पड़ा था या नहीं पड़ा था, हम ये पूछना चाहते हैं। अरे पड़ा था या नहीं पड़ा था, यानी कि टोटल 20,000 वोट पड़ा था। जीतने वाले कैंडिडेट कितने वोट हासिल किए, तो इसका 48%, तो 20,000 का 48% कितना हो जाता है 9600। ठीक है, 20,000 का 48% 9600 तो ही होगा। और हारने वाले को कितना वोट मिला था, तो साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है कि हारने वाले को 6800 वोट मिला। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, पहली नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे दोस्त कि जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोट से जीते। हारने वाले तो 6800 मिले, जीतने वाले को 9600 मिले। कितने परसेंट से वोट से जीते, तो यहाँ से इसको यदि आप माइनस कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 हो जाएगा, यानी 2800 आ जाएगा। यानी जीतने वाले उम्मीदवार जो होंगे वो 2800 मतों से जीतेंगे। तो 2800 मत इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस एक ही ऑप्शन में है। उत्तर नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने वोट रद्द हुए, कितने वोट असमान हुए, इसको हमको निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से हम इसको निकाल के इजी वे कर सकते थे। समझ गए आपको? अरे क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। और हाँ, यदि ये अमान्य वोट निकालना था मेरे दोस्त कि अमान्य वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुछ मत कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जीत और हार में कितना वोट दोनों लाया ये दोनों करके 20,000 में माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 3600 आंसर निकल के चले आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न को इस मेथड से बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन जो दिया गया है, जो एग्जाम में पूछा गया था, ये हर एक प्रश्न जो आपको करवा रहे हैं मेरे दोस्त, ये हर एक प्रश्न पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, और ये प्रश्न हम वो प्रश्न लेके आए जिसमें अधिकतर बच्चा गलत करते हैं, टाइम टेकन ज़्यादा लेते हैं और प्रश्न भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम टेकन भी नहीं लेना और प्रश्न को भी सही सॉल्व करना, तो इस मेथड से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी भी। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बिल्कुल नए देखने मिला था मेरे दोस्त, हो सकता है ये प्रश्न आपको पूछते आगामी आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। क्या बोला जा रहा है कि $1 का कीमत 67.89 है। ठीक है, $1 की कीमत 67.89 है। मुद्रा परिवर्तन में 1.11 शुल्क ले लेता है, यानी मुद्रा परिवर्तन यदि आप डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करवाने जाते हैं तो इतना रुपया आपको काट लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि इस मुद्रा परिवर्तन में इतना शुल्क लेता है तो $150 की कीमत रुपये में क्या हो जाएगी, ये आपको बताना हो। ठीक है, तो यदि $1 की कीमत मेरे दोस्त 67.89 है, तो मुद्रा परिवर्तन में इतना रुपया तो मेरा लॉस जा रहा है, यानी इतना रुपया तो वो काटेगा, अमीर की काटेगा या नहीं काटेगा? ठीक है, काटेगा। तो ये कितना आ जाएगा 66.68 आ जाएगा नहीं? तो यानी कि मुद्रा परिवर्तन के बाद $1 का जो मूल्य मेरे पास बचेगा मेरे दोस्त 66 रुपया 78 % बचेगा। तो बस यही तो पूछ रहा है कि $150 का कितना, $1 का इतना रुपया, तो $150 का कितना, तो इसको यहाँ से आराम से इजी वे आप लोग कर सकते थे। ये से ये चला जाएगा, फिर ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10 चला जाएगा नहीं। फिर ये से 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 18, यानी 6 तिया, लास्ट दिखाई डिजिट 8 आना चाहिए ना। अरे 8 आना चाहिए ना, कहीं मिस किए हैं, देख लेते हैं एक बार फिर। यानी ये 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, यानी $1 का कीमत इतना रुपये चले आया आप लोग के पास, आया या नहीं $1 का इतना। तो $150 का कितना हो जाएगा, तो $150 में हम लोग गुना कर देंगे 66 78 का,
ठीक है, नीचे 100 चले आएगा क्योंकि दशमलव उड़ेगा 2 गो, तो ये 0, ये 0, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। 2 से इसको करते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और फिर 2 तिया 6 और 2 नौमा 18, यानी 9 तिया 27, इकाई डिजिट पे 7 आएगा, तो 7 इकाई डिजिट पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इससे भी, इस मेथड से भी आप लोग को देखना, इसको कैलकुलेशन में क्यों करूँ, इसको 3 से गुना करने के बजाय इकाई डिजिट क्यों ना हम डायरेक्ट देख लें, तो 9 तिया 27 इकाई, कोई भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 7 अंक होगा, तो यही उत्तर आपको का आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो कभी भी इस प्रश्न आए और मुद्रा परिवर्तन में जो आपका शुल्क जा रहा है, तो वो रुपया में सीधे आप लोग माइनस करके आप लोग उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक। बिल्कुल इजी वे, ये आप लोग का सेट हर एक अल्टरनेट दिन में आता है, एक दिन छोड़ा के एक दिन आप लोग जानते हैं ग्रुप डी PYQ चलता है, एक दिन आपका ग्रुप डी PYP प्रश्न चलता है जो 2022 में पूछे गए थे प्रश्न, और ये प्रश्न ये जो है इसके एक दिन बाद आप लोग का चलता है टॉप 50 प्रश्न रहता है, और इस प्रश्न में, इस सेशन में आप लोग को सिर्फ यही बताएगा कि किस अप्रोच के साथ मैथ को आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि कीमती समय आपका बचे, ठीक है। हालांकि ग्रुप डी में भी ये मेथड आप लोग का अप्लाई होता है, लेकिन खास करके जो 15 MQ हैं, ये जो भी एनटीपीसी मेंस में जो देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, या आगामी आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सबसे कम समय में, जिसका मैथ में पकड़ उतना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लेके आए हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर पे, वो सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। तो साफ साफ कहने का मतलब है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास है, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो भी संख्या आएगा ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझ गए। तो क्या संख्या घटाया जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे मेरे दोस्त, हजार के आसपास किसका वर्ग आ रहा है, तो यानी हम 30 का करते हैं, तो ये 900 आ रहा है, यानी ये कम आ रहा है। यदि हम 31 का कर देते हैं, तो हम तो जानते हैं कि 32 का करेंगे तो 1024 आ जाएगा, यानी ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हजार से ऊपर जा रहा है, यानी कि 31 का स्क्वायर इसमें माइनस यदि कर देते हैं तो वो संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 961 तो ही होगा, तो 961 को माइनस करते हैं तो यहाँ 9 बच जाएगा ना, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यानी कि 39 ही संख्या ऐसी है कि 1000 में यदि 39 माइनस करते हैं तो 961 बच जाएगा, 961 31 का स्क्वायर है, तो यानी उत्तर 39 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन से विधि से भी कर सकते थे, या इसको आप ऐसे नॉर्मली मेथड से भी, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। यानी 1000 था, आपको ये भी संख्या में यदि इसमें ऑप्शन द्वारा उठाते तो 39 यदि माइनस करते 961 आता, यहाँ से इजीली आप लोग कर सकते थे, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 2600 रुपया की राशि दो हिस्से में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले हिस्से 10% की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे में 9% की दर पे 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, तो 10% का जो हिस्सा जो इन्वेस्ट किया गया था वो राशि कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला हिस्सा 10% कितने दर पे, 5% दर पे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा 50% आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा 9% की दर से 6%, 6 वर्ष में कितना इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा 54% आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो यानी कि इस 2600 को मूलधन पे, 2600 को मूलधन पे इसमें तो कुछ धनराशि इन्वेस्ट किया होगा, इसका 50% और इसका भी 54%, दोनों का जो ब्याज आएगा, दोनों का जो ब्याज आएगा मेरे दोस्त वो सेम आएगा, बराबर आएगा, समझ गए। यानी दोनों का ब्याज जो आएगा वो बराबर होगा। तो यदि दोनों का ब्याज बराबर होगा, 2600 को दो भागों में इस प्रकार आप तोड़िए कि एक का 50% और दूसरे का 54% बराबर आ जाए, ठीक है। तो यानी एक का यदि आप 50% ये बराबर हो जाए और 54%, यानी 50% वैल्यू कम है, तो 50% वैल्यू कम है, तो यानी कि यहाँ जो भी आपका राशि आएगा, जो भी राशि आएगा, यानी 2600 है ना मेरे दोस्त, इसका आधा कितना हो जाता है 1300, यानी जो भी राशि आएगा ये 1300 से ऊपर जाएगा, क्योंकि आधार आता तो 50-50% तो बराबर हो जाता, समझ गए, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये जो आएगा ये 1300 से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। तो 1300 से 10% तो खोज रहा है, तो 10% खोज रहा है, तो ये 1300 से ऊपर जाएगा, 1300 से ऊपर जाएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है, तो बचा 1350 और 1300, 1450। समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ तक दो ऑप्शन आप लोग काट लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि यदि 1350 1450 में क्या हो सकता है,
तो सिंपली कुछ मत कीजिए, सबसे पहले 1350 हम लोग पकड़ते हैं। तो यदि 1350 का 50% करेंगे तो कितना होगा? अरे 1350 का 50% करेंगे कितना होगा? 2×12, 2×14, 2×5 10, यानी 675। ठीक है, यही तो ब्याज निकला। और यदि एक राशि धनराशि 1350 है तो दूसरी धनराशि ऑटोमेटिक 1250 होनी चाहिए, क्योंकि 1350 और 1250 जोड़ेंगे तभी तो 26 होगा, और 26 और 1250 का 54% निकालते हैं तो सेम टू सेम 675 ही आ जाएगा, यानी कि ब्याज बराबर आ जाएगा। यानी जो भी हम मूलधन ये 1350 रखे थे ये 100% सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ गए? तो इसीलिए उत्तर नंबर ए आप लोग के साथ चलेगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और यदि आप इसको दूसरे विधि से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो दूसरे विधि से भी इस्तेमाल इसको आप लोग कर सकते हैं। एक का 50% आया था, दूसरे का 54% आया था, इसको रेशियो में यदि कन्वर्ट करते हैं तो ये 25 और 27 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 25% का आपको वैल्यू यहाँ 1350 आपको रखनी है, 1350 रखनी है, सॉरी 1350 इसकी वैल्यू नहीं रखनी है आपको। अच्छा, 1350 इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार इसको आप इसका वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं, मेरे तो हर बार बता रहे हैं, एक प्रश्न को आप 3-4 मेथड से बना सकते हैं और बनाए भी हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस मेथड से आप बनाइएगा मैथ्स को, उस मेथड से बनेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम इस विधि से बता रहे हैं जो कि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जानना है मेरे दोस्त कि पहला 50% सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, दूसरा 54% सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, और ये दोनों का इंटरेस्ट दिया, यानी कि जो भी धनराशि होगा एक का 50%, एक का 50%, दोनों का धनराशि ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो यानी एक का 50%, एक का 54%, यानी 50% वाला धनराशि बड़ा होगा 1300 से। अरे आधा से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये 54% है, इससे 4% ज्यादा है, यानी ये धनराशि कम होगा तभी तो 4% का मेगा बराबर में कर देगा। तो इसी प्रकार उत्तर आप लोग दे सकते हैं। हम जानते हैं पहली बार यदि आप इस मेथड से नहीं बनाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बार बार देखने से आपको यही प्रश्न बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, अगर वो 33 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। यानी कि पहले 12% बेचा गया, फिर इसको 14% बेचा गया, यानी आप बोल सकते हैं कि 2% प्रॉफिट हो गया। तो 2% प्रॉफिट कब हुआ? जब हम 33 रुपया बढ़ाए, तभी तो 2% प्रॉफिट हुआ। अरे नहीं समझे, 2% प्रॉफिट कब हुआ मेरे दोस्त? जब हम 33 रुपया बढ़ाएंगे तभी तो 2% प्रॉफिट है। साफ साफ बोला रहा है कि पहले 12% पे बेचा जा रहा था, जब 33 रुपया हम बढ़ा दिए तो 14% फायदा हो गया, यानी कि 2% बढ़ा। लेकिन बढ़ा कितने रुपये में? परसेंटेज में तो 2% बढ़ा, लेकिन रुपया में 33 रुपया बढ़ गया। तो आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100%, जब मूलधन निकालते हैं हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से इसको भाग दे सकते हैं, तो भाग दे के यहाँ जो भी उत्तर आएगा क्या आ जाएगा? 5 या 15, यानी 1750 इस करेक्ट में, यानी जो भी मूलधन होगा आपका क्रय मूल्य होगा 1750 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को लेंदी नहीं जाना है कि पहले उसका 112% निकाल के इसका 100% निकालना, फिर इसमें 33 जोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसा जैसा हम बताए गए हैं वैसा आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिस तरह एग्जाम में आए एक बार करके देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक, समझ गए? चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि जी कार्य करने में एस से दुगुना तेज करता है। ठीक है, यानी जी जो कार्य करता है ना, एस से जो कार्य करेगा ये दुगुना तेज कार्य करेगा। यानी ये यदि एक्स 2x करेगा तो ये एक्स का, ये यदि 2 करता है तो ये 4 करेगा, ये 8 करेगा तो ये 16 करेगा। समझ गए? तो जी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तब उन्हें एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो यानी कि ये जो रेशियो हुआ मेरे दोस्त, ये क्षमता का ही तो रेशियो, एक्यूरेसी का ही क्षमता तभी है। समझ गए? तो यानी कि एक दिन में यदि 2x ये एक दिन में x कर रहा है, तो जी एक कार्य को 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो यानी जी एक दिन में कितना इकाई कर रहा था? 2x इकाई कर रहा था। टोटल कितने दिन में खत्म करेगा? 30 दिन में खत्म करेगा। ये टोटल वर्क निकल के चले आया। अरे निकला या नहीं निकला? टोटल वर्क निकला ना? ठीक है, टोटल वर्क निकला। अब बोला जा रहा है कि उसमें एक साथ कम करना चाहे तो कितने दिन में खत्म? ये तो टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ ना ये। अब एक साथ कम करेगा दोनों तो कितने इकाई एक दिन में कम करेगा? तो 2 1 3, यानी कि 3x एक दिन में। तो कितने दिन में कहानी खत्म हो जाएगा? तो यहाँ से आप ला सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं 20 दिन में कहानी को खत्म कर देगा। 20 दिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग? क्या समझ गए आप लोग?
ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, यदि इसका तेज हो, दुगुना हो, इफिशिएंसी दिया गया हो, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको रेशियो में कन्वर्ट करके इसको इजी भी टोटल वर्क में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल बार बार बता दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर मेरे दोस्त। बिल्कुल टाइम आप लोग का नहीं लगा, जिस तरह आप लोग देखे थे बिल्कुल 15 प्रश्न करने में बिल्कुल एकदम हवा ऐसा आप लोग कर दिए। ठीक है, तो बोला गया यदि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, संतुष्ट करता है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त, सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यदि आप x का वैल्यू एक रखते हैं ना, x का वैल्यू यदि आप एक रखते हैं तो एक, ये तो एक हो जाएगा, माइनस टू अब प्लस वन, यानी एक में एक जगह दो, यानी वैल्यू ये पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू एक रखने पर पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार यदि इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं वन, तो इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इस विधि से बना सकते थे, चाहे आप इसको चाहे दूसरा विधि से बनाना, तो दूसरी विधि से तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो ये जो संख्याएं दिया गया है इसको सब में x से भाग दे दीजिए। x से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक आपका निकल के चले आया, x प्लस वन बाई एक्स बराबर टू। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर टू कब होता है, जब x का वैल्यू वन रखते हो तभी तो होता है मेरे दोस्त, क्योंकि रखेंगे वन प्लस वन बटे वन, तो एक का एक, एक दो बटे एक, यानी ये दो। तो यानी x का वैल्यू इधर से निकालिए या इधर से पुट कीजिए, x का वैल्यू एक निकला, और x का वैल्यू एक रखेंगे तो कोई भी संख्या यदि माइनस में होगा और q होगा, चाहे वो 8 हो 10 हो, यदि एक रखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो उत्तर नंबर आप लोग के 3 के साथ चले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त कि जो प्रश्न लेके आए थे क्या आप लोग के लिए सेटिस्फाई इसमें है या नहीं है, क्या इसमें उत्तर कोई लेंदी तो नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यदि लेंदी हुआ तो उसका भी शॉर्ट विधि से लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, शॉर्ट विधि से मेरे दोस्त पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस विधि से बता देंगे आप लोग को तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। समझ गए आप लोग, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है जिससे कि आप लोग समझ सके, और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एक भी प्रश्न में आप लोग मिस नहीं कीजिएगा तुरंत। जैसे 15 प्रश्न में कितना टाइम लगा होगा, 30 आधा घंटा से बहुत ही कम समय लगेगा। समझ गए, बिल्कुल ही 15 प्रश्न करने में आप लोग का मेरे दोस्त 12 मिनट 10 मिनट से भी कम समय लगेगा यदि इस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और और यदि आप कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन इससे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या क्लास रिलेटेड पीडीएफ हो, कुछ भी हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन, ये टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप यदि सर्च करते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से मेरे पेज से जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन करके जो भी पीडीएफ हो नोटिफिकेशन वो ए टू जेड उसका मुफ्त फायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक न्यू आप लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन, और इसी तरह आप लोग का पीवाईपी प्रश्न हो या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो या आपके मेंस में जो पूछे जाने वाले हो, तो ए टू जेड हम लोग करेंगे। ये विशेष खास करके एनटीपीसी सीबीटी 2 जो मेंस देने स्टूडेंट जा रहे हैं वो अवश्य करके जाएं मेरे दोस्त, एक नंबर आप लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है। इससे यदि दो प्रश्न में भी लड़ गए तो समय आपका बहुत ही ना के बराबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट सेशन में, तो अभी के लिए जय हिंद।